गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज क्लास 12 की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ। जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बेटा, कई लोगों ने रिक्वेस्ट की, सर एक डायग्राम दे रखा है पेज नंबर स्पेसिफिकली 45 पे, वो समझ में नहीं आता है। तो मैंने क्या किया, उस डायग्राम को यहाँ बनाया है और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये एक्चुअली में दे क्या रखा है। सो फिगर 3.3 that is the diagrammatic sectional view of female pelvis showing reproductive system। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि जो ह्यूमन का फीमेल है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। ओके, पेल्विस और पेल्विक रीजन में लोकेटेड है यहाँ पे। लेकिन ये जो डायग्राम दे रखा है ये किस तरह से दे रखा है, तो सपोज करिए ये फीमेल का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे रहा है। जैसे आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं सिंपली, तो नीचे जब जाएंगे एब्डोमिनल कैविटी में तो ऊपर से नीचे की तरफ दिखाएगा, यानी पोस्टीरियर में क्या होगा, एनस की ओपनिंग होगी। आगे में फ्रंट वाला जो क्लाइटोरिस था जो हमने पढ़ रखा था, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे तरफ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसी को थोड़ा सा टर्न कर दीजिए, सपोज दिस लाइक दिस, अगर अपने आप को इस तरह से अगर आप करेंगे तो बताइए एनस कहाँ हो जाएगा, पीछे की तरफ, और जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया है वो कहाँ हो जाएगा, आगे की तरफ, क्लाइटोरिस को। तो इस सेक्शनल व्यू को चेंज किया है। जैसे ऐसे थे तो हमने पढ़ा था यूट्रस, फिर क्या सर्विक्स, फिर वजाइना, फिर आपका वेजाइनल ओपनिंग, ये हमने पढ़ा था ऊपर से नीचे तक। ठीक है, क्लाइटोरिस, एंटीरियर ओपनिंग देखा था। लेकिन बस थोड़ा सा जैसे इस तरह से थे तो वहां पढ़ा था, अब थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। तो इसको ऐसे ही बना के दिखाया हुआ है। जो पीछे क्या चला जाएगा, पीछे पोस्टीरियर साइड में एनस, जो कि एनल ओपनिंग होगी, जो पार्ट नहीं है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आगे की तरफ बाकी सारे पार्ट्स दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये है पोस्टीरियर साइड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इधर में, ये है बेटा जी पोस्टीरियर वॉल, और इधर की तरफ आएगा एंटीरियर वॉल। चलिए, तो इस तरह से खड़ा कर दिया। पहले इस तरह से आदमी खड़ा था, अब थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो देखिए ये जो पहला आपको ये डक्ट दिख रहा है, ये क्या लिखा है बेटा, कौन सी ओपनिंग, एनस, यानी कि पोस्टीरियर साइड में जो सबसे पीछे वाली ओपनिंग है एनस, उससे पहले क्या होता है बेटा, रेक्टम। सो ये रेक्टम और एनस किसके पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव नहीं बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो ये लिख लीजिएगा, रेक्टम और एनस दीज आर द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके जी। अब एनस से थोड़ा आगे आएंगे, थोड़ा फ्रंट में आएंगे, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखा रहा होगा, ये द बल्ज्ड पोर्शन जहां पे बेबी इम्प्लांट होता है इज यूटेरस। फिर यहाँ पे जो इसके नीचे में इस तरह से डॉटेड है दैट इज कॉल्ड इज द सर्विक्स। देन देयर विल बी द वेजाइना, और फिर वेजाइनल ओपनिंग। यानी आपके एनस के जस्ट आगे वाले पोर्शन में क्या होगा बेटा, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना और वजाइनल ओपनिंग। फिर उससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो दे रखा है बेटा जी यूरेनरी ब्लैडर। यूरेनरी ब्लैडर का पैसेज दैट इज यूरेथ्रा, और द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा इज यूरेथ्रल ओपनिंग। अब ये दोनों के नीचे, ये यूट्रस वाला पार्ट, वेजाइना वाला पार्ट, और ये यूरेथ्रा के नीचे जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है दैट इज लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा। ये वाला रीजन जो दिख रहा है आपको, लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा दे रखा है। फिर जो सबसे एंटीरियर में था, याद करिए ऐसे हमने बनाया था, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमने बनाया था अगर आपको याद हो। यहाँ पे वेजाइन, सबसे नीचे क्या था, एनस, फिर इससे ऊपर क्या था, वेजाइना और वेजाइनल की ओपनिंग, इससे ऊपर क्या था, यूरेथ्रा या यूरिनरी ब्लैडर कह लीजिए, और सबसे ऊपर क्या था बेटा जी, क्लाइटोरिस। अगर आपको याद होगा तो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया जब हम पढ़ रहे थे तब, तो कुछ इस तरह का जो स्ट्रक्चर था उसी को ऐसे बना दिया है। लास्ट वाला दैट इज कॉल्ड एज द क्लाइटोरिस, जो एकदम कहाँ होगा बेटा, एंटीरियर में होगा। एक और चीज दे रखी है जो हमें नहीं समझ में आती है, एक लाइन बना के दे रखा है प्यूबिक सिम्फाइसिस। देखिए
प्यूबिक सिम्फाइसिस बेसिकली ये कहाँ लोकेटेड है, तो आप देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर के सामने। तो लिखा है इट इज लोकेटेड अबव एनी एक्सटर्नल जेनिटेलिया, किसी भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये सारे पार्ट्स क्या थे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट्स थे। इन फ्रंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड इन फ्रंट ऑफ ब्लैडर, ये दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर। तो ये इसका स्पेसिफिक लोकेशन है यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट सामने में होगा, या फिर हम कह सकते हैं एबव, किससे ऊपर, ये लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस, वेजाइना, ये सब है क्या, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, इसके एकदम एबव में होगा, या फिर यूरिनरी ब्लैडर के कहाँ पे होगा, फ्रंट में होगा। प्यूबिक सिम्फाइसिस बेसिकली क्या होता है, एक सेकेंडरी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, ज्वाइंट है, दैट इज लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट एंड राइट प्यूबिक बोन। देखिए ये जो एब्डोमेन के पास वाली जो बोन होती है, जो सेंट्रली लोकेटेड राइट एंड लेफ्ट पार्ट में होती है, उसको बोलते हैं प्यूबिक बोन। इसीलिए जो हेयर डेवलप होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पास में, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, प्यूबिक हेयर। तो क्यों, क्योंकि वहां पे जो बोन एग्जिस्ट करती है दैट बोन इज प्यूबिक बोन। वही कह रहा है प्यूबिक सिम्फाइसिस इज सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट दैट इज लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट एंड राइट प्यूबिक बोन नियर द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अगर बात करेंगे एकदम बीचों बीच से पास करेगी, दैट इज कॉल्ड एज द प्यूबिक सिम्फाइसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द फीमेल पेल्विक शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नोट डाउन करेंगे इसको। नाउ अब हम पढ़ेंगे बेटा द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। पहले इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा जी, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने की कोशिश करते हैं दैट इज गैमेटोजेनेसिस, जो आपके एनसीईआरटी में प्रॉपरली पेज नंबर 47 पे दे रखा है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, सिंपल फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अगर बात करें मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, जब वो अपनी प्यूबर्टी गेन कर लेता है तो उसके आसपास में फीमेल गैमेटोजेनेसिस और मेल गैमेटोजेनेसिस होती है। यानी सिंपल सी बात करें, मेल के अंदर में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है और फीमेल के अंदर में एग और ओवा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो बेसिकली स्पर्म और एग है, ये बेसिकली हैप्लॉइड होते हैं और ये कहलाते हैं बेटा गैमेट्स। तो गैमेट्स जो प्रोड्यूस होते हैं इन केस ऑफ मेल वो अलग होगा, स्पर्म होगा, इन केस ऑफ फीमेल वो अलग होगा, दैट इज ओवा। तो गैमेटोजेनेसिस भी कितने प्रकार का हो जाएगा, 2 प्रकार का। देखते हैं गैमेटोजेनेसिस, इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप। पहला होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा होगा oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवा दैट इज नोन एज oogenesis। ये पॉइंट भी बताना कोई जरूरी नहीं, लेकिन बताना पड़ेगा बेटा। कई लोग ब्लंडर मिस्टेक कर देते हैं, तो इसलिए ब्लंडर मिस्टेक ना करें बेटा। स्पर्म किस में बनता है, मेल में बनता है, और ओवा और एग किस में बनेगा, फीमेल में बनेगा। सो स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्म्ड होता है किसमें, टेस्टिस में। इसीलिए टेस्टिस को क्या बोला था हमने, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। oogenesis यानी कि एग और ओवा किस में बनेगा, ओवरीज में। इसीलिए ओवरी को बोला जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल। ओके, सो गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, 2 प्रकार के गैमेट, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवा। स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन मेल एंड किस जगह पे होगा भैया, पर्टिकुलरली जगह पूछ ले तो टेस्टिस। एग कहाँ बनेगा, ओवरीज में। चलिए हमने ये वाला स्ट्रक्चर पे जरा फोकस करिएगा। हमने पहले बताया था कि अ पेयर ऑफ टेस्टिस जो डिसेंड डाउन होती है इनटू द स्क्रोटम में, तो ये जो है बेटा आपका स्क्रोटम है। स्क्रोटम के अंदर में बनाई हुई है टेस्टिस, और मैंने बताया था हर टेस्टिस के अंदर में 250 छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं।
दैट इज कॉल्ड एज द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कितने थे बेटा? 250। और मैंने बताया था कि हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है, और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में स्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो जो नेक्स्ट सेक्शन होगा उसमें बेटा जी हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को काट के देखेंगे, क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन किसमें होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। नोट डाउन करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अबाउट द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और उसी में हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। नोट डाउन करेंगे। चलिए बेटा जी, अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो पहले तो ये आप जान लीजिएगा कि यहाँ पे किस चीज का होगा? फॉर्मेशन, स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, तो स्पर्म के फॉर्मेशन वाले प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। जनरली सुनिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म फॉर्मेशन जो होता है इन केस ऑफ द मेल चाइल्ड, वो प्यूबर्टी के समय पे स्टार्ट होता है, और ये बेसिकली स्टार्ट होता है ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन दैट इज नोन एज द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में निकलने लगता है। देखिए जनरली क्या होता है, प्यूबर्टी से पहले भी आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है, लेकिन लिटिल अमाउंट में, यानी वो स्पर्मेटोजेनेसिस करने लायक उतना नहीं होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा कहाँ पहुंचेगा? प्यूबर्टी पे पहुंचेगा, हाइपोथैलेमस डांस करने लगता है। हाइपोथैलेमस कहता है नहीं नहीं टाइम हो गया, क्या करो? हाइपोथैलेमस तुरंत कहता है मुझे तो मेरी जिम्मेदारी है भैया, मुझे मैसेज भेजना पड़ेगा। किसके पास? किसके पास? तो भैया हाइपोथैलेमस मैसेज भेजता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिन्स को फॉर्म करता है, फिर ये गोनेडोट्रोफिन्स अपना फंक्शन करते हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एक बेसिक सा डिफरेंस आप पढ़ेंगे कि बेटा जी मेल के कंडीशन में, यानी कि हम लोगों की कंडीशन में, मैं भी मेल ही हूँ, ठीक है, तो मेरी कंडीशन में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के आसपास में होता है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट दैट इज oogenesis, तो वहां देखोगे बेटा जी कि oogenesis जब कोई बच्ची एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, वहीं से वहां पे oogenesis वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो नोट डाउन करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे ही होता है, लेकिन oogenesis एम्ब्रियोनिक लाइफ से ही स्टार्ट हो जाता है। ये डिफरेंस हम देखेंगे। चलिए आप खत्म करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए जनरली जैसे ही बच्चा प्यूबर्टी की एज पे आएगा, हाइपोथैलेमस सीक्रेट करने लगेगा लार्ज अमाउंट ऑफ GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करेगा। फिर ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करेगा अपॉन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इस किसके ऊपर एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेज भेजेगा टू द गोनेड्स को। गोनेड्स की बात करेंगे, मेल गोनेड्स इज नोन एज टेस्टिस, फीमेल गोनेड्स इज नोन एज द व्हाट? ओवरीज। ओके, सो एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसने मैसेज भेजा गोनेड्स को, तो वहां से गोनेडोट्रोफिन रिलीज होने लगते हैं। गोनेडोट्रोफिन रिलीज होंगे FSH और LH। ओके, ये जो LH है द नेम ऑफ इट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है अपॉन द लेडिक सेल दैट आर प्रेजेंट इन द टेस्टिस, और फिर जब ये एक्ट करेगा लेडिक सेल के ऊपर, तो लेडिक सेल सिक्रेट करती है मेजर एंड्रोजन। द मेजर एंड्रोजन इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन, जो बेसिकली अगर बोलेंगे द मेल हार्मोन, सिंपल सी बात है,
सो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो पहले काफी कम था, अब ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफी ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे बेटा ये टेस्टोस्टेरोन स्पर्म की सिंथेसिस कराना स्टार्ट कर देगा। सो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा, तो ये बढ़ा कब, जब हाइपोथैलेमस से लार्ज अमाउंट में रिलीज होने लगा जीएनआरएच, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी पे मैसेज गया, एफएसएच एलएच रिलीज हुआ, ये एक्ट किया लेडिक सेल पे, लेडिक सेल ने सिंथेसाइज किया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और तब जाके खुद ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन को। फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी एक और हार्मोन निकालता है, दैट इज नोन एज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको भी आप कहीं पे लिख लीजिएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये एक्ट करता है अपॉन द सर्टोली सेल्स, जो कि नर्स सेल के नाम से भी जानी जाती है, जो बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है टू द डेवलपिंग स्पर्म। जो धीरे धीरे जो स्पर्मेटोगोनिया डेवलप हो रहा है उसको क्या प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन, यानी स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। फिर बेटा जी जैसे ही एफएसएच एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे, सर्टोली सेल्स एक अलग टाइप का प्रोटीन निकालती है, दैट इज नोन एज द एबीपी। वो न्यूज वाले नहीं, फॉल्स न्यूज जो फैलाते हैं वो नहीं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बेसिकली हेल्प करती है इन द प्रोसेस दैट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कुछ समय बाद हम पढ़ेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस सिंपल एक प्रोसेस होता है जहां पे आपका स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ में या स्पर्म में, तब द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये कौन है बेटा, सर्टोली सेल्स मदद करता है किस चीज में, आपका किस चीज में, स्पर्मियोजेनेसिस में। आपको यहाँ से एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो याद करना है कि बेटा जी स्पर्मेटोजेनेसिस किस हार्मोन की वजह से होगी, किसका लेवल बढ़ने की वजह से होगी। तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन पहले भी सीक्रेट होता था, 14 साल से पहले भी, प्यूबर्टी के आसपास में, उससे पहले भी होता था, लेकिन अमाउंट काफी कम था। लेकिन जैसे ही बच्चा प्यूबर्टी पे आया किसी में तांडव मचाया, किसने तांडव मचाया, इन मेल स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू इंक्रीज। देखिए यहाँ पे इंक्रीज हुआ है किस चीज का, इन सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकल रहा है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, प्यूबर्टी के समय पे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में रिलीज होने लगेगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी पे इफेक्ट भी इंक्रीज होगा, एलएच एफएसएच प्रोड्यूस होगा, एलएच टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा, जिसका अमाउंट भी काफी क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये मदद करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो यहाँ मैंने लिख दिया है टेस्टोस्टेरोन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म फॉर्मेशन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी इन मेल। इसमें बेटा जी इन मेल। सो इसको आप नोट डाउन करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ से बेसिकली ये हम पढ़ भी चुके हैं थोड़ा बहुत, ये सारी चीजें आप स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट सेक्शन में पहुंचते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि बेसिकली जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो इससे पहले ही मैंने बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होगी। कहाँ होगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसीलिए बेटा मैंने क्या किया, क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया है आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। सपोज दिस इज अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दो वॉल मान लेते हैं, बाहर की आउटर वॉल, अंदर में इनर वॉल। तो जितने भी सेल्स होंगी वो बेसिकली अटैच होंगी टू द इनर वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ध्यान रखिएगा आउटर वॉल से नहीं, इनर वॉल से अटैच है। यहाँ पे इट कंटेन्स हम लार्जर सेल्स, जो ये आपको दिख रही है काले वाले जितनी भी सेल्स हैं उनको हमने बोला है बेटा जी सर्टोली सेल्स। सो ये जो सर्टोली सेल है
इनका पहले भी बता चुका है, मेन फंक्शन है क्या बेटा जी, जो डेवलपिंग स्पर्म है उसको क्या प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिशन देना। इसीलिए सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम है नर्स सेल भी कहा जाता है। अब इन सभी सेल्स के बीच में आप ये रेड रेड कलर की कुछ सेल्स देख रहे हैं। ये जो रेड कलर की सेल्स हैं ये बेसिकली है बेटा जी स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल, जो डेवलप करके या डिवाइड करके क्या बनाती है बेटा जी, स्पर्म फॉर्मेशन करती हैं। देखिए बोला जाता है कि मेल जो होता है वो बुढ़ा नहीं होता है, यानी उसके अंदर में कैपेसिटी होती है कि बेटा वो 80 साल का भी होगा तो वहाँ स्पर्म फॉर्मेशन करता रहता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा जी ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, स्पर्मेटोगोनिया नोट डाउन कर लीजिएगा, स्पर्मेटोगोनिया होती है ये एक प्रकार की स्टेम सेल होती है। कौन सी सेल, स्टेम सेल। व्हाट इज दिस स्टेम सेल, देखिए स्टेम सेल हम उन सेल्स को कहते हैं जिनके अंदर में माइटोटिक डिवीजन करने की कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा होती है या अनलिमिटेड होती है। क्या बोलूंगा, डिवीजन करने की कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है, दैट सेल आर कंसिडर्ड एज द स्टेम सेल। तो मैंने लिख दिया है स्पर्मेटोगोनिया बेटा अनलिमिटेड डिवीजन। देखिए हो सकता है कोई बंदा 50 साल का हो गया, बूढ़ा होने जा रहा 60 साल का हो गया, तो भी बेटा आपका ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये डिवाइड करके क्या बना लेगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ स्पर्म फॉर्मेशन करेगी। यानी बेसिकली इसके अंदर में अनलिमिटेड कैपेसिटी है टू डिवाइड करने के लिए, इसीलिए इसको बोला गया बेटा स्टेम सेल। स्पर्मेटोगोनिया is a type of stem cell. Why I am calling it as stem cell? Stem cell कौन सी सेल है, stem cell are those cell that are having unlimited capacity of mitotic cell division, यानी उसमें सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी अनलिमिटेड मौजूद होती है। इसीलिए जिस एज पे भी चाहिए वहां पे स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बना सकती है, क्योंकि आसानी से डिवाइड कर जाती है। और यही स्पर्मेटोगोनिया डेवलप करके क्या बनाता है बेटा जी, स्पर्म। हम जो नेक्स्ट सेक्शन होगा उसमें देखेंगे पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस कि भैया एक्चुअली में ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे है, फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसके साथ साथ में हम नंबर ऑफ क्या देखेंगे बेटा जी, आपका क्या देखेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी देखेंगे। ईच एंड एवरी लेवल पे हम देखते रहेंगे। ये वाला पॉइंट जरा आप नोट कर दीजिएगा। ये जो बीच वाला पार्ट है, जो खाली पार्ट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब उसको पढ़ने से पहले बेटा जी आपको दो चीजें आनी चाहिए। अगर आपने सेल डिवीजन नहीं पढ़ा है तो ये दो चीजों को आप रट जाइएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा काम आने वाला है। सुनिएगा, अगर कोई भी सेल है, जैसे मान लीजिए कोई एक डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल है यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n। बेसिकली अगर हम अपनी बात करें तो हमारी जो सोमैटिक सेल होती है उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो होता है बेटा 46 क्रोमोसोम। ओके, सुनिएगा, जब कभी भी ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी कोई डिप्लॉयड सेल के अंदर में मियोसिस डिवीजन, पहले माइटोसिस पढ़ लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक डिप्लॉयड सेल है यानी 2n टाइप की सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, अगर डिप्लॉयड सेल का माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, क्या होता है बेटा, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, तो एक सेल से दो सेल बन जाएंगी, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, सेम होगा। सो ये जो डिवीजन होता है माइटोटिक सेल डिवीजन, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन। यानी बेटा जी जब सेल डिवाइड हुई, पहले क्या थी, एक डिप्लॉयड सेल थी, डिवाइड करके दो डिप्लॉयड सेल बनी, लेकिन अगर माइटोटिक सेल डिवीजन होगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा। किसमें बेटा जी, आपके क्रोमोसोम नंबर में। तो यहाँ भी क्या होगा बेटा,
2n होगा, दैट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर माइटोटिक सेल डिवीजन है, इसीलिए बोला इसको इक्वेशनल डिवीजन, यानी 2n से 2n ही बनेगा, इसको बोला जाता है बेटा जी माइटोटिक सेल डिवीजन। ध्यान रखिएगा, डिप्लॉयड सेल थी, 2 सेल बनी, लेकिन अगर माइटोटिक सेल डिवीजन होगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा क्रोमोसोम नंबर में, यानी ऊपर वाला अगर 2n है तो नीचे वाला भी क्या होगा 2n ही होगा, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ भी कितना होगा 46 क्रोमोसोम ही होगा। ओके, सो माइटोटिक सेल डिवीजन एक रिडक्शनल सेल डिवीजन नहीं होता है, क्या होता है इक्वेशनल सेल डिवीजन। ध्यान रखिएगा, माइटोटिक सेल डिवीजन इज इक्वेशनल सेल डिवीजन। कोई भी सेल है जैसे 2n है, वो डिवाइड करेगी तो कितना बनाएगी 2n सेल ही बनाएगी। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये है माइटोटिक सेल डिवीजन। फिर जो दूसरा होता है, ये था पहला माइटोटिक सेल डिवीजन। जो दूसरा सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे वो होता है बेटा मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन। क्या बोला इसको, मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सुनिएगा, मियोसिस 2 तरह का होता है। मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन 2 तरह का होता है, एक होता है बेटा जी मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकेंड। ओके, तो मियोसिस बेसिकली 2 प्रकार का होगा। मियोसिस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी रिडक्शनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। तो ये 2 प्रकार का होता है, आप याद कर लीजिएगा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। ठीक है, तो जो पहला होता है दैट इज मियोसिस सेकेंड। जैसे देखिएगा, सपोज करिए कोई एक सेल है, डिप्लॉयड सेल है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं 46। अगर इसमें मियोसिस फर्स्ट हो रहा है तो 2 सेल बनेंगी, अगर इसमें मियोसिस फर्स्ट हो रहा है तो 2 सेल बनेंगी। लेकिन बेटा जी ये एक प्रकार का रिडक्शनल डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन होता है। और बेटा जी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इस सेल को मिलेगा, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इस सेल को मिलेगा, यानी 2n सेल कन्वर्ट हो जाएगी n और n में, दैट इज डिप्लॉयड वाली अब इसमें क्या चेंज हो गई, हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो गई। नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कितना हो गया बेटा 23 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी सेल है अगर उसमें मियोसिस सेल डिवीजन होगा तो बेटा 2 तो बनेंगे, लेकिन क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो n इसको मिलेगा, n इसको मिलेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेल में कितना होगा ओनली 23। तो इसीलिए इसको बोला गया रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोला गया, रिडक्शनल डिवीजन। ये पूरी तरह से जो क्रोमोसोम 46 होगा उसको रिड्यूस करके हाफ कर देगी, कितना बेटा 23, या सिंपली बोल लीजिए 2n से कन्वर्जन हो जाएगा n में। अगर कौन सा डिवीजन हो रहा होगा मियोसिस फर्स्ट। ध्यान रखिएगा, मियोसिस फर्स्ट इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। अब इसके बाद जो होगा बेटा जी मियोसिस सेकेंड। फर्स्ट के बाद में आएगा मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड में क्या होगा, ये वाली सेल भी प्रोड्यूस करेगी 2 सेल, ये वाली सेल भी प्रोड्यूस करेगी 2 सेल, और सारे जो 4 सेल बनी है इनके अंदर में सुनिएगा कोई भी चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 ही रहेगा, यानी ये भी n होगा, ये भी n होगा, ये भी n होगा, ये भी n होगा। तो सारा बन कहां से रहा है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, तो ये कहलाता है मियोसिस सेकेंड। और अगर आप देखोगे n से n बन रहा है, कोई चेंज हो रहा है क्या क्रोमोसोम में, यहां भी क्रोमोसोम कितना होगा 23 ही होता है। नंबर ऑफ सेल्स नो डाउट 4 हो गई, 1 2 3 4 हो गई, लेकिन क्रोमोसोम नंबर
हाफ ही है। पहले भी कितना था, मियोसिस फर्स्ट में एन ही था, मियोसिस सेकंड के बाद भी एन ही है, तो एन से एन बना है। देखिए 2n से 2n बना, तो कौन सा डिवीजन बोला था, माइटोटिक सेल डिवीजन। यहाँ भी देखिए एन से एन ही बन रहा है, तो यानी मियोसिस सेकंड जो होगा वो बेटा किसकी तरह काम करता है, तो याद रख लीजिएगा सिमिलर टू माइटोटिक सेल डिवीजन। मियोसिस सेकंड क्या होता है बेटा, सिमिलर टू माइटोटिक सेल डिवीजन। याद रख लीजिएगा सिमिलर टू माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन का मतलब हो गया बेटा जहां पे इक्वल सेट ऑफ क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है, 2n है, 2n से 2n बना, तो इसको क्या बोलेंगे, माइटोटिक सेल डिवीजन या माइटोसिस हुई है। उसमें मियोसिस दो प्रकार का होगा, पहला मियोसिस फर्स्ट, दूसरा होगा मियोसिस सेकेंड। जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे। जैसे कोई भी सेल है जिसका 46 क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड है, जब उसमें मियोसिस फर्स्ट होगा, दो सेल बनी और ईच सेल के अंदर में हाफ हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, एन और एन कितने बन गई, हैप्लॉइड सेल। क्या बन गई बेटा, हैप्लॉइड सेल, ठीक है जी। फिर इसका डिवीजन होगा, दैट इज मियोसिस सेकेंड होगा, तो इससे दो सेल बन गई, इससे दो सेल बन गई, टोटल 4 सेल बनी, लेकिन सबका नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, 23 ही है, तो n से n बन रहा है, तो मियोसिस सेकेंड इज समहाउ सिमिलर टू माइटोटिक सेल डिवीजन। नोट डाउन कर लेंगे, दिस इज अबाउट द सेल डिवीजन, ये आपको जानने की जरूरत है, इसके बाद ही हम पढ़ पाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। सुनिएगा, तो आपको अगर सिंपल वे में मैं बताऊं, सीधी सी बात, देखिए कहीं पे 2n सेल है, यानी डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे, माइटोसिस या माइटोटिक सेल डिवीजन। या n से n बन गया, इसको भी क्या बोलेंगे, माइटोटिक सेल डिवीजन, जो कि कौन सा था, मियोसिस सेकेंड, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। लेकिन बेटा जी अगर कहीं पे ऐसा आ रहा है 2n सेल है यानी डिप्लॉयड, 2n को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड सेल, कितना क्रोमोसोम 46, ठीक है। ये था हैप्लॉइड सेल, ये भी हैप्लॉइड सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, ये भी क्या है 2n से, तो 2n से 2n बना, सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम बन रहा है, कोई चेंज नहीं है, तो माइटोसिस। n से n बना, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, तो क्या बोला, माइटोटिक सेल डिवीजन। लेकिन बेटा 2n से n बन जाए, यानी डिप्लॉयड जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, वो कन्वर्ट हो जाए हैप्लॉइड में, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 हो जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा जी मियोसिस फर्स्ट, जो कहलाता है रिडक्शनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। नोट डाउन कर लेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए अब हम एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो पूरा प्रोसेस एनसीईआरटी में दे रखा है, स्पर्मेटोजेनेसिस। नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए बेटा जी, ये जो प्रोसेस दे रखा है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, आपके जो पेज नंबर 49 पे डायग्राम दे रखा है, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और आपको यहाँ से आसानी से आपको समझ में आएगा कि बेटा जी स्पर्म फॉर्मेशन एक्चुअली में हो कैसे रहा है। तो देखिए जैसे कि हमने बोला था कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, क्या बेटा जी, स्पर्मेटोगोनिया है, जो कि स्टेम सेल की तरह काम करती है, और वो बुढ़ापे होने तक भी लार्ज अमाउंट में डिवाइड करती रहती है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा बेटा जी कहाँ से, स्पर्मेटोगोनिया से। देखिए दिस इज द स्पर्मेटोगोनिया। जो स्पर्मेटोगोनिया होती है बेसिकली बेटा, यहाँ पे आप देखेंगे
इसकी डिप्लॉइडी हैप्लॉइडी लेवल लिख दिया है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं साइड में आपके मेंशन कर रखे हैं। चलिए स्पर्मेटोगोनिया जो होता है बेटा डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड का मतलब होता है बेटा इसके अंदर में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यानी 2n होगा, इसकी डिप्लॉइडी लेवल होगी। और बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर में होता है 46। देखिए क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला कि स्पर्मेटोगोनिया इज अ स्टेम सेल, तो ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा, यानी अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, 2, 2 से 4 इस तरह से इंक्रीज करेगा। अब ये जब इन नंबर को इंक्रीज कर लेगा तो वो पार्टिकुलर स्पेस कहलाता है या पार्टिकुलर जो स्टेज कहलाती है, सिमिलरली दैट इज नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं उसको, जहां पे स्पर्मेटोगोनिया के अंदर में माइटोटिक सेल डिवीजन होगा या माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। तो माइटोसिस कौन सा सेल डिवीजन है बताइए, इक्वेशनल या रिडक्शनल? इक्वेशनल सेल डिवीजन है, यानी ये 2n है तो कोई भी मॉलिक्यूल जो बनेगा वो भी 2n ही बनेगा। देखिए स्पर्मेटोगोनिया के अंदर में इक्वेशनल डिवीजन हुआ है, यानी कि माइटोसिस हुई है, तो जो सेल बन के आए हैं वो आया बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। बेटा एक स्पर्मेटोगोनिया से केवल एक ही स्पर्मेटोसाइट नहीं आता है प्राइमरी, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डेवलप होगा। सो स्पर्मेटोगोनिया कितना बेटा 2n, कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन, तो बन क्या रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो बेटा अगर ये माइटोटिक सेल डिवीजन है, ये 2n है, तो ये भी क्या होगा बेटा जी 2n, ये भी डिप्लॉइड होगा। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन केस ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कितना होगा बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा 46 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा डिवीजन है, इक्वेशनल सेल डिवीजन है। अब जरा सुनिएगा, जब ये स्पर्मेटोगोनिया बार बार डिवाइड होता है, क्या होता है, बार बार डिवाइड होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को बनाता है, बेटा जी जरूरी नहीं है, सुनिएगा, अगर मान लीजिए 1, 2, 3, 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाए आपके स्पर्मेटोगोनिया ने, तो बेटा जी इनमें से केवल कुछ ही, ध्यान से सुनिएगा, केवल कुछ ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आगे की तरफ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आगे गया, बाकी जो 3 होंगे, बाकी जो 3 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये अभी भी स्पर्मेटोगोनिया की तरह काम करेंगे। किसकी तरह, स्पर्मेटोगोनिया की तरह काम करेंगे। तो एक लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, वो लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो जो लाइन दे रखी है उसको आप पढ़ेंगे, बेसिकली आपके पेज नंबर 47 पे दे रखी है कि द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इनसाइड द वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल multiplied by mitotic cell division for increasing their number. Each spermatogonia is diploid. Diploid means 2n or 2 set of chromosome contain 46 chromosome. Some of the spermatogonia called as primary spermatocyte. कुछ स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, that periodically some, पूरी नहीं, ध्यान से सुनिएगा, पूरा जो होगा उसको नहीं बोला है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, कुछ बोला है जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, बाकी सारे, ठीक है। जैसे 4 बना है तो उसमें से जो 3 है वो अभी भी स्पर्मेटोगोनिया की तरह काम करेंगे, एक जो होगा वही आगे की तरफ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सो समझ में आ गया होगा, स्पर्मेटोगोनिया रिडक्शनल नहीं, मल्टी क्या डिवीजन हुआ, कौन सा, माइटोटिक सेल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन हुआ, क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। 3, 4, 5, 6 कितना भी बन सकता है, लेकिन बाकी सारे एक्ट करेंगे प्राइमरी, एक्ट करेंगे एज ए स्पर्मेटोगोनिया। केवल एक जो होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह इस्तेमाल होगा और वही आगे जाएगा फॉर द रिडक्शनल सेल डिवीजन के लिए। अब देखिएगा यहाँ पे भी आप फिगर से देख सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कितना है 2n 46, कौन सा सेल डिवीजन हुआ, माइटोसिस, 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, तो ये 4 क्या बेटा स्पर्मेटोगोनिया है, क्या बेटा
1 2 3 4, चारों के चारों स्पर्मेटोगोनिया ही है, लेकिन मैंने इसको लिखा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या लिखा है? तो इसका मतलब वही जो होगा आगे किसमें जाएगा बेटा? रिडक्शनल डिवीजन में जाएगा। ठीक है, 1 2 दिख रहा है, इन दोनों में से केवल अभी भी यहां अगर आप बोले, सीधी सी बात है, तो यहां इसको आप स्पर्मेटोगोनिया ही कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वही डेवलप हुआ है। लेकिन जो स्पर्मेटोगोनिया जाएगा किसके लिए, आगे प्रोसेस करेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाने के लिए, तो ये वाला पार्ट जो है जो जा रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को बनाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोल दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसका भी नंबर कितना होगा? 2n ही होगा। तो देखिए 1 2 ये स्पर्मेटोगोनिया की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसी के अंदर में डिवीजन होगा। तो देखिए अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसके अंदर में पहला जो रिडक्शनल डिवीजन होगा दैट इज कॉल्ड एज मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है जी, तो मियोसिस सेल डिवीजन होता है रिडक्शनल सेल डिवीजन। क्या होगा बेटा? रिडक्शनल सेल डिवीजन। तो बेटा जी एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है टूटेगा दो, कितने में बेटा? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्योंकि वहां पे एक में कितना नंबर ऑफ सेल्स था? 46। अब ये रिडक्शनल यानी टूटेगा, तो एक सेल टूट के कितना बनाएगा? 2। कितना बनाया बेटा? 2 सेल में टूटेगा, हाफ ऑफ नंबर यहाँ, हाफ ऑफ नंबर यहाँ। तो याद रखिएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, तो बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। कितनी सेल? 2 सेल हो गई। एक सेल के पास में n नंबर, दूसरी सेल के पास में n नंबर, यानी बेसिकली अगर देखें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन केस ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कितना होगा बेटा? 23। क्या बोलेंगे? 23। आप यहाँ भी देख सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, कितना था? 2n। ये कौन सा डिवीजन हुआ इसमें? तो यहाँ आप लिख दीजिएगा मियोसिस फर्स्ट। रिडक्शनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाएगा, तो ये आधा आधा डिवाइड हो गया, आधा आधा, तो यहाँ पे इसको n कहेंगे, इसको n कहेंगे। तो बेटा 2n किसमें कन्वर्ट हो गया है? n में। और ये n क्या है बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कितना होगा? 2 नहीं, क्या होगा? 2n नहीं, n ओनली, यानी कि 23। फिर देखिएगा अब जो होगा, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसके अंदर में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, और जैसा कि मैंने बोला था सेकेंड मियोटिक डिवीजन किसकी तरह होता है? माइटोटिक डिवीजन की तरह काम करता है, यानी यहाँ पे n से n बन जाएगा। तो ये इससे 2 सेल बनी n, इससे भी क्या बनी? 2 सेल बनी n। तो यार बेटा यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 था, यहाँ भी n बन रहा है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? 23। लेकिन ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डेवलप करके जब इसके अंदर में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, तो बेटा 1 2 3 4 ये 4 नंबर में याद रखिएगा 4 स्पर्मेटिड्स को फॉर्म करता है। कितने स्पर्मेटिड्स को फॉर्म करेगा? 4 स्पर्मेटिड्स को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, देन इट विल फॉर्म 4 स्पर्मेटिड्स। कितने स्पर्मेटिड्स? 4 स्पर्मेटिड्स बनाएगा, और चारों के चारों हैप्लॉइड होंगे। सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन केस ऑफ स्पर्मेटिड इज आल्सो 23। ओके जी, क्लियर है जी, समझिएगा जी। फिर अब क्या होगा? जो ये स्पर्म है ये बेसिकली बेटा इस गोले गोले की तरह नहीं रहता, यानी कि स्फेरिकल नहीं होता है। अब ये स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होके आपका स्पर्मेटोजोआ की तरह बन जाएगा, यानी कि स्पर्म की तरह बन जाएगा। जो ये स्पर्मेटिड होता है बेसिकली थोड़ा हैवी होता है, और अगर बोलें तो वहाँ पे टेल फंक्शनल नहीं होती है। वो वैसे तो टेल एपिडिडर्मिस में जाके फंक्शनल होती है, लेकिन वहाँ पे टेल नहीं दिख रही है। तो बेटा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है
स्पर्मेटिड का इनटू स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में, जो ये स्पर्मेटिड है जब ये चेंज होता है स्पर्मेटोजोआ में या स्पर्म में, देन द कन्वर्जन, ध्यान से सुनिएगा, द कन्वर्जन ऑफ या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड हैप्लॉइड स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो जो ये चारों स्पर्म बना है या स्पर्मेटोजोआ बना है, ये भी क्या होगा बेटा, हैप्लॉइड ही तो होगा। ये भी स्पर्मेटोजोआ क्या होगा बेटा जी, हैप्लॉइड। कोई भी इसमें चेंजेस नहीं हुआ है, नंबर में चेंज नहीं हुआ है, बस ये ट्रांसफॉर्म होके स्पर्मेटोजोआ मछली की तरह जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनाया है। तो स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में टूटना, ये प्रोसेस कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। और यहां से लेके पूरा स्पर्मेटोजोआ तक ये पूरा प्रोसेस कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन कहलाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। तो हम बोल सकते हैं स्पर्मियोजेनेसिस इज अ पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर से देखिएगा, देखिए स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 था। इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन हुआ तो 1 2 4 बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बने। इनमें से सारे स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह नहीं काम करते हैं, वो बाकी सारे स्पर्मेटोगोनिया की तरह रहते हैं। कुछ जो होंगे स्पर्मेटोगोनिया में वो ट्रांसफॉर्म होंगे या किस तरह काम करेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह। तो जैसे ये है, ये कन्वर्ट हुआ, ये अभी भी स्पर्मेटोगोनिया है, लेकिन ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह काम करेगा। और यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मींस सिंपली हम कह सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज बेसिकली व्हाट, स्पर्मेटोगोनिया। लेकिन अगर ये जाएगा रिडक्शनल डिवीजन के लिए तो पहला जो डिवीजन होगा दैट इज द मियोसिस फर्स्ट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 2n। लेकिन जब इसमें रिडक्शनल डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेंगी, 1 और 2, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये दोनों रिडक्शनल डिवीजन है तो 2n से n हो गया, यानी कि हैप्लॉइड हो गया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 हो गया। फिर उसके बाद मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा तो 1 2 3 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिड। फिर स्पर्मेटिड के अंदर में इस क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस होगा और ये स्पर्मेटिड चेंज हो जाएगा स्पर्मेटोजोआ के अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, स्पर्मेटोजेनेसिस। नोट डाउन कर लेंगे। एक पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट मैं अभी लिखवाऊंगा आप लोगों को कि बेटा जी जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उसमें बहुत सारे माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, ओके जी, और उसमें से केवल कुछ ही होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की तरह एक्ट करेगा, ओके। बाकी जो ये पार्ट है, ये जो बचा हुआ दिख रहा है, ये क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया ही होगा, ठीक है। तो देखिए ये पूरे के पूरे स्पर्मेटोगोनिया है, दिख रहा है। उनमें से एक स्पर्मेटोसाइट की तरह काम करे, बाकी किसकी तरह काम करेगा, स्पर्मेटोगोनिया की तरह। ये लाइन भी दे रखी है जो मैं दिखाऊंगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ। तो ये अगर ये 2n है तो अगर इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में रिडक्शनल डिवीजन होगा मियोसिस सेकेंड, तो 2 सेल्स बनेंगी, 1 और 2, दोनों में लेकिन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा n और n। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स 23 हो जाएगा। फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा जो कि बिल्कुल माइटोटिक की तरह होता है। तो इसमें 1 2 3 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे और लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होगा स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। ओके जी, नोट डाउन करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, इक्वेशनल डिवीजन हुआ माइटोसिस, कितना स्पर्मेटोसाइट्स, कौन सा स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना जो कि डिप्लॉइड ही है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। मियोसिस फर्स्ट हुआ, रिडक्शनल डिवीजन, कितनी सेल बन गई, 2, एक में हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक में हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम,
यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए 23। फिर इसके अंदर में मियोसिस सेकेंड हुआ तो आपके पास में 4 क्या बन गया बेटा स्पर्मेटिड्स हैप्लॉइड होंगे। फिर स्पर्मियोजेनेसिस होगा, स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन हो जाएगा। नोट डाउन करेंगे जो आपको, क्योंकि देखिएगा जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही हो रहा है। तो बेटा जी मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बनाया है और यहाँ दिखाते हैं। बाकी जो काला काला जो बड़ी बड़ी सेल्स देख रहे दैट इज द सर्टोली सेल्स हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं नर्स सेल, जो प्रोवाइड करेंगी न्यूट्रिशन। ओके दिख रहा है। बीच बीच में जो ये रेड कलर की सेल्स दिख रही हैं ये क्या है बेटा जी स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो कि 2n सेल है। तो सबसे पहले इनके अंदर में क्या हुआ होगा बेटा जी बताइए, अरे बोलिए। सबसे पहले इनमें हुआ होगा माइटोसिस सेल डिवीजन। कौन सा सेल डिवीजन माइटोसिस सेल डिवीजन। देखिए तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, ये जो सेल दिख रही है स्पर्मेटोगोनिया इसमें क्या होगा माइटोसिस सेल डिवीजन। तो बेटा ये डिवाइड होके बहुत सारी सेल्स को बना लेगा। दिख रहा है। तो ये बहुत सारी सेल्स को बना लेगा। तो जो सेल होंगी जिनको हम क्या बोलेंगे जहां माइटोसिस हुआ है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके जी, ये भी डिप्लॉयड होंगी क्योंकि बेटा जी कन्वर्जन कैसा हुआ है माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ है, इक्वेशनल सेल डिवीजन हुआ है। अब क्या होगा बेटा जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये डेवलप होके क्या बनाएगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन पहले इसमें क्या होगा मियोसिस सेकेंड। तो मान लीजिए जिसको मैंने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिखा है इसके अंदर में कौन सा डिवीजन हुआ है मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हुआ है। तो कितनी सेल बन गई 2 सेल। लेकिन यहाँ पे जो मियोसिस फर्स्ट होता है रिडक्शनल डिवीजन होगा। ये जो 2 सेल बनी है इनको हमने बोला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगी रिडक्शनल डिवीजन की वजह से बनी है तो इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाएगा n हो जाएगा। तो यानी कि ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगी ये क्या होंगी बेटा हैप्लॉइड होंगी और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे 23। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे 46। यहाँ भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना था 46। यही जो पार्ट हमने पढ़ा वही दिखाया। फिर इसके बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा दैट इज मियोसिस सेकेंड। तो इससे 2 इससे 2 1 2 3 और 4। फिर जो यहाँ पे जो डिवीजन हो रखा है दैट इज मियोसिस सेकेंड दैट इज सिमिलर टू द इक्वेशनल डिवीजन। तो यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स ही बनेंगी जिसको हम लोग बोलते हैं 4 स्पर्मेटिड्स। क्या बोलते हैं बेटा जी 4 स्पर्मेटिड्स जो कि कैसे होंगे बेटा जी हैप्लॉइड। कैसे होंगे हैप्लॉइड यानी n यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्मेटिड में भी कितना होगा 23। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं जो चीजें हमारी हुई कुछ इसी तरह से फॉर्म होता है। फिर आपका इसके अंदर में क्या होगा बेटा जी स्पर्मियोजेनेसिस। तब ये स्पर्मेटोजोआ कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में। एक यहाँ पे ये दिख रहा है 2 3 ये भी इसी में 4। तो ये जो आपको लास्ट में दिख रहा है दैट इज बेसिकली कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। तो इस फॉर्मेशन को बोला था स्पर्मियोजेनेसिस। तो बेटा जी आप कोई भी देख लें
स्पर्मेटोगोनिया कहाँ है, आपके किसके बीच में है, सर्टोली सेल्स के बीच में है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहाँ है, सर्टोली सेल्स में इम्बेडेड होगा। आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ये भी कहाँ है, सर्टोली सेल्स के अंदर में ही है। फिर आपका जो ये स्पर्मेटोजोआ वो भी कहाँ होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो, स्पर्मेटोजोआ हो, स्पर्मेटिड हो, सब के सब जो होंगे बेटा जी सर्टोली सेल्स के अंदर में इम्बेडेड होंगे और ये न्यूट्रिशन गेन कर रहे होंगे। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए ये जो स्पर्मेटोजोआ है, ये जो आपके स्पर्मेटोजोआ है ये पूरी तरह से इम्बेडेड होते हैं इनटू द वॉल ऑफ या इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ, ये है क्या, ये एक्चुअली में है क्या, सर्टोली सेल। और ये आपका स्पर्मेटोजोआ जो है या स्पर्म जिसे बोल रहे हैं, स्पर्म पूरी तरह से इम्बेडेड है कहाँ पे, ये घुसे हुए हैं इसमें, घुसे हुए हैं इसमें 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 पूरी तरह से घुसे हुए हैं, यानी साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टोली सेल्स में घुसे हुए हैं। फिर क्या होता है बेटा जी, ये एकदम ऐसे मुंडी उनकी आगे आगे क्या है सर्टोली सेल उसमें ऐसे फंसी हुई है। फिर जब ये थोड़ा डेवलप होते हैं बेटा जी व्याकुल हो जाते हैं, नाचने लगते हैं और ये धीरे 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 डिटैच होके साइटोप्लाज्म से, किसके साइटोप्लाज्म से, सर्टोली सेल के साइटोप्लाज्म से निकल के आ जाते हैं इनटू ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो जब स्पर्म जो होगा वो निकलेगा कहाँ से बेटा, फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टोली सेल से और लिबरेट होके चला जाएगा ल्यूमेन ऑफ, ये धीरे से निकल के अब आ जाएगा कुछ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। पहले पूरी तरह से कहाँ था, जैसे ये मान लीजिए सर्टोली सेल है तो पूरी तरह से इसका हेड कहाँ था, सर्टोली सेल के साइटोप्लाज्म में। ओके जी, स्पर्मेटोजोआ की बात हो रही है, सपोज दिस इज द स्पर्मेटोजोआ। ये पूरी तरह से इम्बेडेड था कहाँ पे, आपके सर्टोली सेल के साइटोप्लाज्म में। फिर क्या हुआ, जब ये धीरे धीरे मैच्योर होने लगेगा तो बेटा जी ये आ जाएगा इनटू द ल्यूमेन में, ल्यूमेन में आ जाएगा ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो ये जो प्रोसेस है कहाँ से निकलना, सर्टोली सेल के साइटोप्लाज्म से निकलना और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में चला जाना। अब ये भी, ये क्या है, स्पर्मेटोजोआ कहाँ आ गया, ल्यूमेन में आ गया। तो ये जो मूवमेंट हुआ है, ये जो मूवमेंट हुआ है कहाँ से, साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टोली सेल से निकला है और पहुंच गया है स्पर्म into the lumen of seminiferous tubule. This process is called as spermiation। क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मिएशन। और यही मैंने प्रोसेस बोला था कि FSH मदद करता है किस चीज में बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट कर रहा था किसके ऊपर, और यह एक प्रोटीन बना रहा था एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ओके जी, एक्ट कर रहा था सर्टोली सेल पे और सर्टोली सेल से रिलीज हो रहा था एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और मैंने बोला था कि ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन मदद करता है स्पर्मिएशन में। तो स्पर्मिएशन एक्चुअली में होता क्या है, तो याद रखिएगा, रिमूवल ऑफ स्पर्म फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टोली सेल टू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। कहीं पे यहां मैं लिखने की कोशिश करता हूं, लिख लीजिएगा, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पर्मिएशन मतलब सीधी सी बात है, रिमूवल, क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ स्पर्म। पहले क्या था, एकदम सर्टोली सेल में से फंसा हुआ था, फंस के निकल गया, निकल के बाहर आ गया। पहले तो फंसा हुआ था साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टोली, फिर बाहर आ गया, बाहर कहाँ गया, ल्यूमेन में। तो रिमूवल ऑफ sperm from cytoplasm of Sertoli cells to
कहाँ चला जाएगा, ल्यूमेन में, टू ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल called as स्पर्मिएशन। क्या बोलेंगे उसको, स्पर्मिएशन। नोट डाउन कर लेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों एक बार ओवरलुक कर लेते हैं अबाउट द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। जो लाइंस दे रखी है एनसीईआरटी में वो सारा मैंने लिख रखा है और आप इसको आसानी से पढ़ पाएंगे। और बेटा जी इस वीडियो को आप रोकिएगा नहीं, क्योंकि जो नेक्स्ट सेक्शन में मैं 2 लाइन बताऊंगा, ये 2 लाइंस रॉन्ग लाइंस दी हुई है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी कभी गलत हो सकती है, ऐसा नहीं कि गलत नहीं होती है। तो 2 लाइंस गलत दे रखी हैं, वो गलत भी लिखूंगा और सही भी लिखूंगा। उससे पहले इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल, उनको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। द स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर में बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियम, प्रेजेंट ऑन इनसाइड वॉल ऑफ द, सब कुछ कहा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, वो माइटोटिक सेल डिवीजन करेगा और इंक्रीज करेगा अपने नंबर को। ईच स्पर्मेटोगोनिया, हर स्पर्मेटोगोनिया कैसा होता है, डिप्लॉइड, कितना क्रोमोसोम कंटेन करेगा, 46 नंबर में। अब देखिए नंबर बढ़ गया स्पर्मेटोगोनिया का, लेकिन जो लाइन मैंने बोली थी आप याद रखिएगा, ये लाइन यहीं से मैं बोल रहा था, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया। जैसे स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होके 2, फिर और इससे 2, फिर इससे 2, कितना भी हो सकता है, लेकिन सारा स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह वर्क नहीं करता है। इन सब में से केवल एक जो होगा, एक ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो आगे जाके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा। तो वही कह रहा है सम ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, पूरी की बात नहीं कर रहा, कुछ स्पर्मेटोगोनिया जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो आप ये खुद बताइए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स किसका पार्ट है, स्पर्मेटोगोनिया का। स्पर्मेटोगोनिया कैसा है, डिप्लॉइड। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बना है माइटोसिस से बनेगा, वो भी कैसा होगा, डिप्लॉइड। 2n पीरियोडिकली अंडरगोज मियोसिस, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर में मियोसिस सेल डिवीजन होता है जो हमने पढ़ रखा है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट इज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, उसके अंदर में जो पहला मियोटिक डिवीजन होता है जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल जिनका नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। देख लीजिएगा ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, 2n डिप्लॉइड है। मियोसिस फर्स्ट हुआ है, क्या बना है, कितनी स्पर्मेटोसाइट, 2 सेल बनी है, एक और एक, 2 हैप्लॉइड सेल्स बनी है। देखिए 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल, इक्वल क्यों कह रहा है, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ n क्रोमोसोम n होगा, इसमें भी n, यानी कि 23 क्रोमोसोम, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम चला जाएगा। ठीक है, तो 2n से n बन गया, कौन सा डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट। फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर में मियोटिक सेकेंड डिवीजन होगा। तो देखिए ये दैट इज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, इसके अंदर में फिर से डिवीजन हुआ, मियोसिस सेकेंड, इसमें भी हुआ मियोसिस सेकेंड, 1 2 3 4 क्या बन गया बेटा जी, स्पर्मेटिड्स, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। सो द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट आर फाउंड इन स्पर्मेटिड्स। तो याद रखिएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्मेटिड्स में कितना होगा, n होगा, क्योंकि वो हैप्लॉइड होता है। फिर ये जो लाइन दे रखी है कि स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ में बाय अ प्रोसेस दैट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। स्पर्मेटिड्स और हैप्लॉइड स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय अ प्रोसेस दैट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, 2 लाइन जो गलत लिखी है उनको लिखते हैं, फिर सही जानते हैं। चलिए बेटा जी देखते हैं जो पेज नंबर 7 पे जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक है, उसकी जो सबसे लास्ट वाली लाइन है वहां पे कुछ गलत लाइंस दे रखी हैं। क्या लिखा हुआ है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, यानी जब स्पर्म एकदम से बन जाता है, स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड
इन सर्टोली सेल बनने के बाद एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरेस्टिक्यूल से बाहर निकल जाता है बाई प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है, सुनिएगा, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, वो भी कहाँ घुसा हुआ था, सर्टोली सेल्स में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स वो भी कहाँ होगा, सर्टोली सेल्स में डेवलप हो गया, ये होगा, ये हुआ। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बना, वो भी कहाँ घुसा होता है, आपके सर्टोली सेल्स में। बेटा सर्टोली सेल्स ही तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये स्टेटमेंट देकर रखा है आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस। बेटा स्पर्म बन कैसे जाएगा, स्पर्म बन कैसे जाएगा जब तक उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इनटू सर्टोली सेल, ऐसा होता है क्या, नहीं। पूरा स्पर्मेटोगोनिया के बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ वो पूरी तरह से एम्बेडेड होता है इनटू द वॉल ऑफ सर्टोली सेल। फिर कुछ समय बाद ये साइटोप्लाज्म जो है सर्टोली सेल्स का, उससे बाहर निकल के आ जाता है कहाँ पे बेटा, ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरेस्टिक्यूल में। जब यहां से ये यहाँ पे आता है, स्पर्म यहाँ से यहाँ पे आता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन। क्या बोला जाता है, स्पर्मिएशन। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि भैया सेमिनिफेरेस्टिक्यूल से बाहर निकल गया, ये ल्यूमेन से पूरे बाहर निकाल दो। एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरेस्टिक्यूल, कर पूरा ल्यूमेन में गया ही नहीं, सीधे आपके बाहर निकल गया, सेमिनिफेरेस्टिक्यूल से बाहर निकल गया। तो ये लाइंस जो कुछ गलत दे रखी है, अगर ये लाइंस कुछ इस तरह की आती हैं तो बेटा इसको कटु सत्य मान के उसको टिक कर दीजिएगा। लेकिन अगर नहीं आती है तो रियली होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए स्पर्म हेड ऑलवेज, क्या मैं बोलूं, स्पर्म हेड ऑलवेज एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। जो स्पर्म का हेड होता है वो हमेशा सर्टोली सेल्स के अंदर में एम्बेडेड होता है। क्यों, क्योंकि सर्टोली सेल ही उसको प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन डेवलप करने के लिए। एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम साइटोप्लाज्म, वो कहां से निकलता है, ये मान लो सर्टोली सेल है, और ये सर्टोली सेल का ये पूरा भाग है, कौन सा है, साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टोली सेल से निकला और कहां पहुंच गया, ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरेस्टिक्यूल में। एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टोली सेल टू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरेस्टिक्यूल। ये प्रोसेस कहलाता है स्पर्मिएशन। इसके बाद ल्यूमेन से वो बाहर निकलता है, लेकिन वो स्पर्मिएशन नहीं कहलाता है। तो ये लाइन गलत दे रखी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये था। सो अगर आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल लगा हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं दूसरी लेक्चर से लेके आऊँगा जिसमें हम लोग पूरी तरह से स्पर्म का स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल।